हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को मैथ के सवाल को बता रहे हैं। प्रश्नावली 3.5 जहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। टू का दूसरा सवाल, के किस मान के लिए। हाँ, के किस मान के लिए, मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्या है दिया? 3x प्लस y बराबर 1। फिर क्या दिया है दूसरा? 2k माइनस, ये कोष्टक में है x, ये है ऐसे ना। 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस पोस्ट में है k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस। तो ये है आपका सवाल, सवाल नंबर 2 का दूसरा। और आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। बस यही से तो सवाल करना है आपको, कोई हल नहीं है। तो क्या होता है जब कोई हल नहीं है तो क्या लिखोगे? तो आप क्या लिखोगे? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा और बराबर नहीं c1 बटा c2। यही तो कंडीशन है आपके पास। तो आप इसमें क्या करोगे? सबसे पहले a1 b1 c1 निकाल लोगे। क्या लिखोगे? इसमें a1 बराबर क्या होगा? 3 हो जाएगा, b1 बराबर क्या होगा? 1 होगा, c1 बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। और अंदर करोगे तो -1 हो जाएगा, चाहे ऐसे ही रख सकते हैं। फिर इसमें करेंगे a2 बराबर क्या हो जाएगा? 2k माइनस 1 और b2 बराबर क्या हो जाएगा? k माइनस 1 और c2 बराबर क्या हो जाएगा? -2k माइनस 1। उस साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको? अब क्या करेंगे हम? इस पे तुलना करना हमको, क्योंकि मान हमको चाहिए। तो पहले a1 बटा a2 को लेते हैं। a1 बटा a2, a1 है 3 और बटा में a2 है 2k माइनस 1। उसके बाद b1 है कितना? 1 और b2 कितना है? k माइनस 1 और बराबर नहीं, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? c1 माइनस 1 और c2 माइनस 2k माइनस 1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, यदि हम इसके साथ तुलना करें तो क्या होगा? देखो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1 हो जाएगा। फिर 3k माइनस 2k बराबर ये है -1 और 3 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो इसमें से बचेगा k बराबर 2, k बराबर 2। एक तो मान k का हमको मिला, लेकिन बात यहां पे नहीं है, बात यहां पर भी है। क्या तुम केवल इसके साथ करके छोड़ दोगे? नहीं, अब इसके साथ करेंगे तो क्या करेंगे देखना ध्यान से। 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर नहीं, -1 बटा -2k और -1। इसमें भी सारा प्रोसेस करेंगे लेकिन बराबर नहीं करके, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6k माइनस 3। ठीक है, और इधर हो जाएगा बराबर नहीं -2k और माइनस +1 हो जाएगा। समझ रहे हो? 6k और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? +2k बराबर 1 और ये 3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। ये हो गया 8k बराबर 4, इसलिए बराबर नहीं, इसलिए k बराबर हो जाएगा 4/8, यानी k बराबर नहीं 4/8। 6 के पास माइनस होगा। हाँ चलो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया,
6 के पास हो जाएगा माइनस, और ये हो गया प्लस, तो अब घट के कितना आ जाएगा -4 के, और ये हो गया +4 के, तो कितना आ जाएगा बाबू 4/4 माइनस कट जाएगा, तो आ जाएगा k बराबर नहीं -1। तो देखो ध्यान से, ये k बराबर नहीं -1 और ये हो जाएगा k बराबर 2। तो ये समझ लो आपका आंसर होगा। समझ में आया सबको? नोट करो, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास करो, तेजी में हो क्वेश्चंस। बात समझ में आ गया है ना? तो k बराबर 2 और इस हिसाब से करोगे तो k बराबर नहीं -1। बात को समझ जाइए, क्योंकि दोनों जगह पे k का वैल्यू दिया है। तो जरा गौर फरमाइएगा, हमारा जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या कहता है? निम्न रैखिक समीकरणों युग्म का प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से आपको जो उपयुक्त लगे, आपको जो उपयुक्त लगे उस विधि से आप हल कीजिए। प्रश्न यही है, तो हम प्रश्न लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं। क्या है सवाल बोलिए तो? 8x + 5y बराबर, फिर क्या है 3x + 2y बराबर 4। देखो ध्यान से, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। बात समझ रहे हो ना? क्या कहता है? प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, दो ही विधि का बात किया है। और क्या कहा है? कहा कि आपको जो उपयुक्त लगे, आपको जो उपयुक्त लगे आप उसी विधि से बना दीजिए। तो इस चैप्टर में हमने वज्र गुणन विधि पढ़ा है। कौन सा विधि? तो हम प्रश्न को हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। आइए पहले समझते हैं। समीकरण 1 से हम करेंगे a1 बराबर 8 लिखेंगे, b1 बराबर 5 लिखेंगे और c1 बराबर क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? हम -9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसको अंदर रख के करते हैं, ठीक है। फिर a2 बराबर लिखेंगे 3, b2 बराबर लिखेंगे 2 और c2 बराबर लिखेंगे -4। समझ में आ गया सबको बात? इधर है 4 को उधर करके रखते हैं तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया है ना? अब क्या होता है वज्र गुणन विधि के लिए? वो जो आपको हमने नियम बतलाया था, x/b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y/c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो हमने रिलेशन बतलाया था, इसी रिलेशन से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या x बराबर जो फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इस पे मान रखिए फटाफट। क्या है? b1 5, c2 क्या है? -4 माइनस b2 कितना है? 2 गुना c1 कितना है? -9। तो बात को समझते हैं। बटा में a1 कितना है? 8 है, गुना b2 कितना है? 2 है, माइनस a2 कितना है? 3 है, 3 है a2, b1 कितना है? 5 है। तो हो जाएगा -20 और माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा ना। 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18 बटा 8 दूनी 16 माइनस 15। इसमें से घटेगा तो बचेगा -2 और 16 में से 15 घटेगा तो बचेगा 1। आंसर मिला -2। x का मान निकला। y का मान जो होता है क्या होता है? c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1। ठीक है, मान रखिए। इस पे क्या है? c1 का मान कितना है? -9। a2 का मान कितना है? 3। फिर माइनस c2 का मान कितना है? -4 और a1 का मान कितना है? 8 बटा a1 का मान कितना है बाबू? 8 और गुणे 2 हो गया ना b2 का मान, और माइनस फिर a2 का मान 3 और b1 का मान 5। आ जाएगा कितना? 9 3 27 हो जाएगा, -27 और माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32 बटा 8 दूनी का 16
अब माइनस बचती आई 15, 32 में से 27 घटेगा तो 5 होगा ना, और ये 1 बचेगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 5। तो आप लोग ने देखा, हमने वज्र गुणन विधि से इसको हल कर दिया। कौन सा विधि? हाँ, लिख देते हैं कौन सा विधि है ये, वज्र गुणन विधि से। आपका क्वेश्चन कह रहा था कि आपको जो विधि उपयुक्त लगे आप उस विधि से हल करें, तो हमने किस विधि से हल किया? वज्र गुणन विधि से। अब अगला सवाल आप देखेंगे, तीसरा नंबर तक का क्वेश्चन, ये तीसरा सवाल सॉल्व हो चुका था। चौथा में अब जो सवाल है वो है शाब्दिक सवाल, जो कि शब्दों के रूप में आते हैं, वैसे सवाल है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम सवाल को बोर्ड पर नोट नहीं करेंगे, आपको बोल करके समझा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर वगैरह लिख देंगे, उसके बाद आपको सोल्यूशन यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। छात्रावास है जिसमें एक भाग क्या है? नियत है। मतलब एक माह का जो खर्च होता है ना, उसका एक भाग क्या है? नियत। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी आप सोल्यूशन कर पाइएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप सोल्यूशन नहीं कर सकते। इसमें पहले ही बोल दिया कि छात्रावास में जो व्यय होता है, छात्रावास मतलब समझते हो? हॉस्टल, उसमें का एक भाग नियत है, एक भाग नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन लिया है, कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, ए जो है 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, यानी 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है। जबकि एक विद्यार्थी बी जो भोजन 20 दिन करता है, भोजन छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये, नहीं 20 दिन नहीं 26 दिन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। जरा गौर फरमाइएगा हमारी बातों पर। इसमें क्या कह रहा है? एक छात्रावास है, ये सवाल नंबर 4 है, 4 का पहला सवाल है, समझिएगा 4 नंबर का पहला सवाल है, यहां पर गौर फरमाना है। ये चौथा का पहला सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि छात्रावास में एक भाग नियत है। ये बाबू हम देख रहे हैं, बहुते मार मारेंगे, समझ जाओ, कान पे मार रहे हैं। तो देखो, छात्रावास का एक भाग जो खर्च है उसका क्या है? नियत है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि वह कितना दिन उसमें भोजन करता है। तो हम क्या करेंगे? माना कि नियत भाग का खर्च, नियत भाग बराबर 100 रुपया रखते हैं। नियत भाग बराबर 100, नियत भाग बराबर 100 रख दिया हमने। खर्च ही कहा है ना, नियत व्यय या नियत व्यय कहें। माना कि नियत व्यय कितना हो गया? 100 रुपया, तथा अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त व्यय बराबर हो गया y रुपया। कितना? y रुपया। समझ में आया? तो उसने क्या किया? 20 दिन भोजन किया। कितना दिन? तो इसमें कह रहा है कि शेष उस पर निर्भर करता है कि वो कितने दिन तक भोजन करता है। तो अतिरिक्त में आएगा ये भोजन वाला, शेष उसी पर निर्भर करता है। ये तो नियत है, ये एक्स वाला क्या है? इसमें बढ़ेगा घटेगा नहीं, उसको उतना देना ही है। अब इसमें कटौती कर सकता है, भले 18 दिन भोजन करे, है ना, 20 दिन करे, 18 दिन करे, 17 दिन करे, इसी में वो कर सकता है कटौती या जो भी करना है, इसमें नहीं करेगा। तो क्या बनेगा उसका? कंक्लूजन यही निकला, यही एक्स उसका नियत है। अब 20 दिन भोजन किया तो ये अतिरिक्त में आ गया, कुल उसने कितना दिया? 1000 रुपया अदा किया। तो नियत वाला तो देगा ही देगा, अतिरिक्त वाला भी देगा, तब दोनों मिला करके
1000 रुपया दे देगा। बोलो कोई समस्या है समझने में? कोई समस्या इसको समझने में? समझ में आ गया सबको? फिर उसी प्रकार से पुनः ये कौन है? ए है ना? हाँ, ए द्वारा लिख देते हैं, ए द्वारा व्यय कुल राशि, ए द्वारा व्यय कुल राशि कितनी है? 1000 ना? 1000 यानी अदा की गई। ठीक है, अब आते हैं बी द्वारा मासिक व्यय यानी अदा की गई, बराबर कितना है? 1180 रुपया। इसने क्या किया है? तो बाबू देखो, इसने भी एक्स तो इसको फिक्स देना पड़ेगा, नियत है, लेकिन इसने भी अतिरिक्त 26 दिन भोजन किया तो 26y हो जाएगा। अदा कितना किया इसने? 1180 रुपया। तो ये हो गया बाबू समीकरण 2। आप किसी भी मेथड से बनाइए, इसमें कोई आपको इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको साधारण तौर पे बना देते हैं जोड़ घटाव मेथड से, विलोपन विधि से, ताकि आसान हो जाए आपके लिए। चलिए, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, देखिए ध्यान से, समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000 है ना। फिर x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये बचा -6y बराबर, देखिए यहां पर 0 8 और ये बचेगा 1, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर हो जाएगा बाबू 180 बटा 6, 6 3 18। y का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। अब आप समीकरण 1 में या y में, 1 में या 2 में, 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं तो आ जाएगा हमारा मान। समीकरण 1 है x प्लस 20y बराबर 1000 है ना। तो x प्लस 20 गुणे 30, 20 गुणे बराबर 1000। तो x बराबर हो जाएगा बाबू 1000 और माइनस 600, कितना? तो कितना आ गया? 400। x का मान कितना आ गया? 400। समझ में आया? अतः नियत व्यय x बराबर 600 रुपया, 600 की 400 रुपया, और अतिरिक्त व्यय y बराबर कितना आया है? 30 रुपया पर डे है ये, ठीक ना। हाई फिक्स इसको देना है 400, लेकिन 30 रुपया उसको प्रतिदिन भोजन के लिए देना पड़ेगा। जितना दिन भोजन करेगा उतना दिन के वो 30 रुपया देगा। बात समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये क्या हुआ? 30 रुपया, समझिएगा ध्यान से, आप किसी भी कैलकुलेशन में रखेगा तो उतना आ जाएगा। इसमें जैसे मान लो हम ले लेते हैं कि 400 रुपया ये फिक्स हो गया, और 30 रुपया वो देगा पर डे के लिए, तो 400 और 30 में 20 में गुणा करोगे 600, आ जाएगा कितना? 1000 रुपया आ जाएगा ना। तो उसने ये व्यय किया। आप जल्दी से इसको नोट करो, किसी को समस्या है तो बोलो। सवाल बहुत क्लियर समझा दिया गया आपको बोर्ड पर। समझ में आ गया ना सबको? तो नोट करो इसको, अगला सवाल पे हम आएंगे। देखिए जरा गौर फरमाइएगा, जो हम 3.5 का सवाल नंबर चौथा का दूसरा बता रहे हैं, 4 नंबर के दूसरा सवाल एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटा दिया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है बात? पहली बात की भिन्न है,
भिन्न मतलब अंश बटा हर, अंश बटा हर होगा, उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, मतलब ऊपर में एक घटा दिया जाए, तो एक घटा देंगे तो वह क्या हो जाती है 1/3। फिर कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो सवाल को ध्यान से समझिएगा। माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न क्या हो जाएगा बाबू x बटा y। प्रथम स्थिति में जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है x बटा y, तो पहले भिन्न हमने लिख दिया। प्रथम स्थिति में क्या कंडीशन है, प्रथम स्थिति में कहता है कि अंश से एक घटा दिया जाए, तो ये अंश है, इसमें से क्या करेंगे एक को घटा देंगे तो भिन्न हो जाएगी 1/3। 1/, हल करो इसको, देखो ध्यान से, 3 में x में गुणा करोगे तो 3x, 3 में 1 में गुणा होगा तो -3 बराबर y में 1 में गुणा होगा तो y। 3x माइनस y बराबर 3, इसको कर देंगे समीकरण 1। समझ में आया सबको। दूसरी स्थिति में क्या कहता है, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाते हैं यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए। भिन्न हर में 8 जोड़ रहा है, देखो x बटा y प्लस 8, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/4, 1/4 ना, 1/4 हो जाती है। क्या करेंगे इसको भी कर देंगे 4x प्लस 4x बराबर y प्लस 8, तो ये बन जाएगा आपका 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण 2। अब इसमें हमको क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर देना है। देखो इसका बराबर चिन्ह है, माइनस माइनस है ना दोनों में, तो घटाव का प्रयोग करो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3x माइनस y बराबर 3, अगला है 4x और माइनस y बराबर 8, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कटा बच गया -x बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर मिला 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 3x माइनस y बराबर 3, 3 गुणे 5 माइनस y बराबर 3, तो 5 तिया कितना हो गया 15, तो माइनस y बराबर 3 और -15, यानी माइनस y बराबर -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर मिल गया हमको 12। अतः भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न क्या हो जाएगी x बटा y बराबर 5/12। दिस इज द आंसर। देखिए सवाल नंबर 3 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर सवाल में क्या कहता है, यश ने एक टेस्ट में, यश नाम का कोई लड़का है, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा शुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई, मतलब सही करता है तो एगो सही पे कितना अंक मिलता है 3 अंक मिलता है, और यदि वो गलत हो जाता है तो उस पे 1 अंक की कटौती हो जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट जाते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे,
तो देखो टेस्ट में कुल प्रश्न कब होगा, जब सही और गलत सब मिलाएंगे तब ना होगा। कुल कितने प्रश्न थे, तो इस बात को ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, माना कि लिखेंगे, माना कि सही हुए प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत यानी अशुद्ध हुए प्रश्नों की संख्या बराबर y है। समझ में आ रही बात। तो क्या कहता है, 40 अंक अर्जित किया है पहले कंडीशन में, तो पहली स्थिति में कितना अर्जित किया है, 40 अंक। कितना अर्जित किया, कुल प्राप्त अंक बराबर 40। कितना, 40। लेकिन ये 40 अंक कैसे मिला है, जब उसको 3 अंक मिल रहा था सही उत्तर पर। 3 अंक सही उत्तर पर कितने मिल रहे थे, सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त होता था, प्राप्त होता है। जबकि गलत पर कितना, 1 अंक कटता है, गलत पर 1 अंक कट जाता है। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको, हमने आपको समझने के लिए सारी चीजें लिखी, ठीक है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 3 अंक मिलता है ना, x संख्या है प्रश्नों की, तो x गुणे 3, सही प्रश्नों की संख्या यही ना होगा। 3 अंक मिलता है, x प्रश्न सही हुआ तो ये 3x हो गया। इसमें से 2 अंक कटता है तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ 1 अंक कटता है तो y है प्रश्नों की संख्या जो अशुद्ध है, तो 1 गुणे y, यानी हम लिख सकते हैं अब बराबर कितना मिला इसको, 40। तो 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 40। ये होता है समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति में आते हैं, तो देखना अब हमको ये लिखेंगे नहीं, उसको सही उत्तर के लिए कितना अंक मिलता है, 4 अंक, हाँ 4 अंक मिलते हैं, और गलत पर 2 अंक कट जाते हैं। तो ये प्रश्नानुसार क्या बनेगा, ये हम लिख देंगे प्रश्नानुसार सही उत्तर पे 4 अंक तो 4x हो जाएगा, और गलत उत्तर पे 2 अंक कट जाता है तो 2y, उसको मिलता है कितना, 50 अंक। इसमें से 2 कॉमन कर दोगे तो बचेगा 2x और माइनस y बराबर 50, और 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 25। बचेगा 2x माइनस वाई बराबर 25। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब ध्यान देना, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक में से 2 को घटाने पर 3x माइनस वाई बराबर 40, और ये हो गया आपका 2x माइनस वाई बराबर 25। तो माइनस प्लस माइनस ये कटा, और यहाँ पे बचा x, बचेगा ना, और बराबर 10 में से 5 घटा तो 5, और 3 में से 2 घटा तो 1, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 1 नंबर समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 15 तिया 45, इधर आ जाएगा ना माइनस में, तो बचेगा कितना, माइनस वाई बराबर माइनस 5, माइनस माइनस कट गया,
तो देखो ध्यान से, सही प्रश्न कई गो हो गया? सही प्रश्न x बराबर 15, गलत प्रश्न यानी अशुद्ध प्रश्न y बराबर 5। तो पूछ रहा है कुल प्रश्नों की संख्या, तो क्या हो जाएगा? कुल प्रश्न बराबर सही या प्लस गलत, दोनों को ना लिखेंगे हम। तो ये 15 गो हो गया और ये 5 गो, कई गो हो गया? 20 गो हो गया। समझ में आया सबको? नोट करो। तो आज के लिए हम ये सवाल यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल आप लोगों को अगले वीडियो में हम इसके बाद और 2 सवाल है इसमें, इसको कंप्लीट करेंगे और अगले चैप्टर के बारे में आपको हम, अगले प्रश्नावली के बारे में आपको हम बताएंगे जो 3.6 है। ठीक है, धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।